वो कलम से लिखा है कि हमें तो सिर्फ सुख में साथी चाहिए, हमें तो सिर्फ सुख में साथी चाहिए, दुख में तो हमारी माँ ही काफ़ी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पुरुषोत्तम राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार, आपका अपना मंच अतुल्य एग्जाम गुरु पे। दोस्तों, हरियाणा गठन का सीजन 4 में आपके सामने लेके आया हूँ। सीजन 3 में आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 3 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले 2 पार्ट में, पहले 2 सीजन में मैंने आपको करवाया था कि हरियाणा गठन का ऐतिहासिक विकास। पार्ट 3 में मैंने आपको करवाया था हरियाणा गठन का राजनीतिक विकास। ऐतिहासिक में यानी हिस्ट्री में क्या क्या इसकी साथ, यानी जो हरियाणा नाम का जो बच्चा, जो भ्रूण अभी तैयार ही हो रखा था, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी गई थी, क्या क्या घटना उसके साथ हुई थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानियां मैं आपको बता चुका हूँ सीजन 3 तक। अब आज हम लेके चल रहे हैं सीजन 4 पार्ट 4, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, डटे रहिए। आज हम कर रहे हैं अंतिम पार्ट होगा दोस्तों हरियाणा गठन का ये, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा का गठन, ठीक है। हरियाणा का गठन मैं आपको करवा चुका हूं 1952 तक। आंध्र प्रदेश सपना बन चुका था, ठीक है। उत्तर भारत के अंदर एक आग सी सुलग रही थी। जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग जो थी वो शुरू हो चुकी थी। जैसे ही 1 अक्टूबर को जो बना था, राज्य बना था, आंध्र प्रदेश जो बना था, उसके साथ साथ ये जो चिंगारी थी भाषा के आधार पर जो बनने की राज्यों की मांग थी, वो धीरे धीरे अब पूरे भारत में फैल चुकी थी। और उसी एक चिंगारी का हिस्सा बन चुका था अपना हरियाणा। बस फर्क इतना था कि अब इसको ज्वालामुखी का रूप कौन देगा, कब यह ज्वालामुखी फटेगी, ऐसा बस सभी इंतजार में थे। जब जगह जगह पर इस प्रकार की मांग हुई, तब केंद्र सरकार ने एक कमेटी तैयार की थी, एक गठन तैयार किया था, जो 29 दिसंबर 1953 को तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? 29 दिसंबर 1953 को तैयार किया गया था। 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग बनाया गया था, जो बनाया गया था फजल अली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में बनाया गया था? फजल अली के नेतृत्व में बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि 1923-24 के अंदर जब यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, उसमें चौधरी देवीलाल जी का, माफी चाहता हूं, चौधरी छोटूराम जी का इन्होंने साथ दिया था। नहीं, वो फजल हुसैन थे, ये फजल अली है, अलग है दोनों, ठीक है। वो फजल अली हुसैन जिसको बोल दिया जाता था, वैसे बोल दिया जाता था, फजल हुसैन थे, फजली हुसैन उसी का नाम है। ये फजल अली अलग है दोस्तों, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में एक आयोग तैयार कर दिया गया था। इसी आयोग को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। और किस नाम से जाना जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। इस आयोग में दोस्तों 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। पहले थे फजल अली, ठीक है। दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। दूसरे सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। और तीसरे थे के.पी. पाणिकर। कौन थे तीसरे सदस्य? के.पी. पाणिकर। कई किताबें के.एम. पाणिकर दिखा रही है, कई किताबें के.पी. पाणिकर दिखा रही है, लेकिन वास्तव में ये के.पी. पाणिकर जी थे, ठीक है। इनका रियल नाम के.पी. पाणिकर ही है। हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली, इनके नेतृत्व में एक आयोग तैयार कर दिया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जिसको जाना जाता है। इस आयोग को अनुमति दी गई थी कि आप पूरे भारत में घूम के देखिए, पूरे भारत में घूमिए आप, ठीक है। जहां जहां पर भाषा के आधार पर जो राज्य की नए गठन की मांग हो रही है, ठीक है, उस इलाके में जाइए और हमें बताइए कि क्या ये वास्तव में जो ये मांग है ये उचित है या नहीं है। क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है? इस प्रकार की मांग जहां जहां है, आप उस इलाके में जाइए और हमें पता बताइए। तो 29 दिसंबर 1953 को इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया था? अपना काम शुरू कर दिया था। तो ये हरियाणा में सबसे पहले कब आए थे? यही सवाल पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग हरियाणा में कब आया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग हरियाणा में सन 1955 में आया था दोस्तों। कब आया था? सन 1955 में यह
रोहतक आया था दोस्तों। कहाँ आया था? रोहतक आया। कौन? राज्य पुनर्गठन। ठीक है, जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग जिसको नाम दिया गया है, ये हरियाणा में सबसे पहले कब कहाँ आया था? कब आया था? 1955 में। और कहाँ आया था? रोहतक में आया था दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया। ये अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, अपनी रिपोर्ट सारी की सारी तैयार करके और केंद्र सरकार तक पहुंचा दी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी ना दोस्तों, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी दोस्तों? सन 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। कब पेश कर दी थी? सन 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। ये जो बात लिखी गई है, ये के.सी. यादव की जो एक किताब है हरियाणा का इतिहास, आपको उसको पढ़ के देखना। उसमें पेज नंबर 344 में नीचे से जो छठी लाइन है ना, वो देखना आप। उसमें बकायदा ये बात बोली गई है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने सन 1956 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। लेकिन वास्तविक में जो आपको बताऊं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी वो सौंपी थी 30 दिसंबर 1955 को, क्योंकि लास्ट का महीना था, लास्ट और दिन थे, इसीलिए इसको 1956 बोल दिया जाता है। और HSSC इसी को ठीक मानती है दोस्तों। ठीक है, किसे ठीक मानती है? के.सी. यादव की इस बुक को ठीक मानती है दोस्तों। ठीक है, अब सुन लीजिए, अगर 1956 ऑप्शन में है तो आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन में तब भी 1956 लगाओगे आप। ठीक है, क्योंकि HSSC पहले से मांग चुकी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। उस रिपोर्ट में यह बात बाकायदा बोली गई थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना कोई गलत नहीं है, कीजिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य कदापि गलत है। जैसे मान के चलिए हरियाणा है तो इसमें बांगरू क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, केवल बांगरू लोग होना चाहिए, गलत है। उसमें पंजाबी भी रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकते हैं, मुस्लिम भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं। लेकिन क्या देखा जाएगा कि बहुमत किसका है? अगर हिंदुओं का है तो हिंदू वहां ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब जैसे पंजाब में क्या ज्यादा रहते हैं? पंजाबी। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। और इस रिपोर्ट, जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उस समय बताया जाता है कि 14 राज्य और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश बनकर रिपोर्ट सामने आई थी। और इस रिपोर्ट में भी हरियाणा और पंजाब को क्या मिली थी? निराशा हाथ लगी थी दोस्तों। क्या हाथ लगी थी? इस रिपोर्ट में भी इनको निराशा हाथ लगी थी दोस्तों। एक समय आया था दोस्तों सन 1956 का। ठीक है, 1956 में देखिए 24 जनवरी की बात बता रहा हूं, 24 जनवरी 1956 को पंजाब की जो सीएम की जो कुर्सी थी ना, उस पर बैठ चुके थे कौन? प्रताप सिंह कैरो। ठीक है, कौन बैठे थे? प्रताप सिंह कैरो उस पर गद्दी पर बैठे थे दोस्तों। ठीक है, 24 जून 1956 को प्रताप सिंह कैरो गद्दी पर बैठ चुके थे। और सॉरी, इन्हीं के शासनकाल में क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? इन्हीं के शासनकाल में क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू हुआ था। अब ये नहीं कह सकते हम कि क्षेत्रीय फॉर्मूला प्रताप सिंह कैरो ने लागू किया है, गलत। केंद्र सरकार ने लागू किया था, पंजाब सरकार। ठीक है, उस समय जो पहले पंजाब सरकार थी ना, जैसे प्रताप सिंह कैरो से पहले जो सीएम थे, उन्होंने इसकी क्या की थी? सिफारिश की थी। ठीक है, और बाद में प्रताप सिंह कैरो ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी थी। और उस कमेटी का काम था कि पूरे पंजाब को 2 भागों में बांट देना, एक हिंदी भाषा, एक पंजाबी भाषा। ठीक है, और फिर उसी पर क्या लागू कर दिया था? क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया था। और बाद में क्षेत्रीय फॉर्मूला इसी व्यक्ति ने क्या कर दिया था? कमजोर कर दिया था। ठीक है, ये चल छोड़िए, अलग बातें हैं, इसके बाद में हम फिर कभी जिक्र करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कब हुआ था? तो क्षेत्रीय फॉर्मूला जो लागू हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 24 जुलाई 1956 को यह क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू कर दिया था दोस्तों। क्षेत्रीय, ठीक है, फॉर्मूला क्या कर दिया था दोस्तों? ठीक है, लागू कर दिया था दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय फॉर्मूला किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो किसके शासनकाल में? प्रताप सिंह कैरो के शासनकाल में। किसके? प्रताप सिंह कैरो के शासनकाल में। कब? 24 जुलाई 1956 को यह फॉर्मूला लागू हो चुका था। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया। ठीक है, अब जैसे ही जब ये रिपोर्ट सामने आई थी, कौन सी? राज्य पुनर्गठन आयोग की जब रिपोर्ट सामने आई तो हरियाणा के लोगों को और पंजाब के लोगों को केवल निराशा हाथ लगी थी और इसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा था। तब दोनों तरफ से कमेटियां बन चुकी थी और कमेटियों ने बस बोल दिया था कि अब
अपने अपने डंडे झंडे तैयार कर लीजिए, ठीक है, और नगाड़े शुरू कर लीजिए। कहने का अभिप्राय अब आंदोलन जोरों पर था, काफी अच्छे खासे जोरों पर था। जब पंजाबी सूबा, मैंने आपको बताया था कि 1948 में पंजाबी सूबा शब्द सामने आ चुका था अजीत नाम के समाचार पत्र में, जो मास्टर तारा सिंह जो इस शब्द को लेकर आए थे। पंजाबी सूबा जो मोर्चा था ना, उसका नेतृत्व कर रहे थे कौन? मास्टर तारा सिंह। बात है ये सन 1960 की, ठीक है। कौन सा पंजाबी सूबा, ठीक है, पंजाबी सूबा का नेतृत्व कर रहे थे कौन? मास्टर तारा सिंह। कौन कर रहे थे इसका नेतृत्व? मास्टर तारा सिंह कर रहे थे। तो मास्टर तारा सिंह जब इस पंजाबी सूबे का नेतृत्व कर रहे थे तो इसका देखा कि भी काफी अच्छी खासा ये आंदोलन चल रहा है, ठीक है, जनता काफी जुड़ी हुई है। तो सरकार घबरा चुकी थी एक प्रकार से, और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए प्रताप सिंह कैरो ने क्या काम किया? प्रताप सिंह कैरो ने मास्टर तारा सिंह को क्या करवा दिया था? गिरफ्तार करवा दिया था। क्या करवा दिया था? गिरफ्तार करवा दिया था, ठीक है। क्या करवा दिया था? इसको गिरफ्तार करवा दिया था, और गिरफ्तार करवा के इसको जेल में बंद कर दिया था। मास्टर तारा सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था? सन 1960 में। कब गिरफ्तार किया गया था इसको? सन 1960 में। तो ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे का जिक्र करते हैं। चलिए दोस्तों आगे जिक्र करते हैं। आगे क्या हुआ था? मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार करने के बाद यहां कहानी एक प्रकार से चरमरा गई थी, बिगड़ चुकी थी, ठीक है। कहानी क्या था उसका थोड़ा सा मैं बता दूं, ठीक है। वैसे क्षेत्रीय फॉर्मूला भी मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे क्षेत्रीय फॉर्मूले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये चीज़ें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद संत फतेह सिंह को माफी चाहता हूँ, मास्टर तारा सिंह के पीछे जितनी भी जनसंख्या थी ना, जितनी भी जनता थी, वो सारी की सारी एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत फतेह सिंह। क्या नाम था जिसका? संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह के क्या हो चुके थे? पीछे हो चुकी थी सारी की सारी जनता। अब संत फतेह सिंह के पीछे जनता हो चुकी थी, संत था पहले भी, इसके पीछे जनता थी, कुछ और जनता हो चुकी थी। तो यानी एक प्रकार से देखा जाए तो यह उस आंदोलन का काफी शक्तिशाली और मजबूत नेतृत्वकर्ता यानी नेता बन चुका था। अब इस आंदोलन पंजाबी सूबा जो आंदोलन का जो काफी अच्छा खासा नेता बन चुका था संत फतेह सिंह, अब और तो और ये सरकार को धमकियां और देने लगा था, ठीक है। इन्होंने सन 1965 में धमकी दी थी सरकार को, ठीक है, कि मैं आमरण अनशन पर बैठता हूं, ठीक है। 1965 में कौन सी धमकी दी थी? आमरण अनशन पर, ठीक है। आमरण अनशन पर इन्होंने धमकी दी थी कि मैं आमरण अनशन पर बैठता हूं। लेकिन उस समय 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था। युद्ध होने के बाद क्या हुआ था कि अंतरराष्ट्रीय संकट को देखते हुए, ठीक है, यानी एक राष्ट्रीय संकट को देखते हुए इन्होंने क्या कर दिया था? जो ये अनशन था वो स्थगित कर दिया था कि भाई चलो ठीक है, संकट काफी बड़ा है, ठीक है, अब राज्य की बात नहीं देश की बात चल रही है। उसी के बाद इन्होंने 1965 में 10 अगस्त 1965 को इन्होंने दोबारा अब इन्होंने धमकी दी थी सरकार को कि मैं अकाल तख्त के सामने, पंजाब में अकाल तख्त के सामने 25 दिन बाद अपने आप को क्या कर लूंगा? जला के राख कर लूंगा, ठीक है। यानी तारीख थी 10 सितंबर 1965 को क्या जलकर मर जाऊंगा। यह बात बोली थी किसने? संत फतेह सिंह ने। अब सरकार और भी घबरा चुकी थी कि अगर ऐसा हो जाएगा, ये आत्महत्या कर लेगा तो सरकार यानी जनता काफी भड़क जाएगी। वही होगा जो श्री रामुलु जी के साथ हुआ था। श्री रामुलु जी की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। उनके मरने के बाद क्या हुआ था? जनता भड़क चुकी थी। भाई यही जनता भड़क जाएगी और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 1965 के बाद अब इनको बोला गया भाई हम आपकी बातों पर क्या कर रहे हैं? गौर कर रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा शांत रहिए, ठीक है। तो सरकार ने इसको क्या किया था? शांत किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? इन्हीं के शासनकाल में, माफी चाहता हूं, 10 सितंबर 1965 के बाद सरकार के कहने पर 23 सितंबर 1965 को, कब? 1965 को हुआ क्या? 23 सितंबर 1965 को संसदीय समिति बनाई गई थी। एक क्या बनाई गई थी? एक संसदीय
समिति बनाई गई थी। इस संसदीय समिति में हुआ क्या, यह किसके नेतृत्व में थी, सरदार हुक्म सिंह के नेतृत्व में थी। किसके नेतृत्व में थी, सरदार हुक्म सिंह के नेतृत्व में थी यह संसदीय समिति। इस संसदीय समिति को काम सौंपा गया था कि आप पंजाबी भाषीय क्षेत्र और हरियाणा भाषीय क्षेत्र में जाइए और वहां देखिए कि उनके हालचाल क्या है, उनके हालात क्या है। ठीक है, जिस प्रकार संत फतेह सिंह धमकी दे रहा है, अगर ये वास्तव में इसने आत्महत्या कर ली तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा ये एक प्रकार से। ठीक है, तो संत हुक्म सिंह जल्द, ये माफी चाहता हूँ, सरदार हुक्म सिंह, ठीक है, अब हरियाणा भाषा और पंजाबी भाषा इन क्षेत्रों में घूमे और इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, अप्रैल 1966 में रिपोर्ट सौंप दी थी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और उसमें यह बात कही थी कि बिल्कुल जायज मांग है लोगों की और जितना जल्दी हो सके इन मांगों को क्या कर दीजिए, आप पूरा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इन मांगों को आप जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। ठीक है, तो उसी के बाद 23 अप्रैल को, कब, 23 अप्रैल 1966 को, 23 अप्रैल 1966 को क्या कर दिया गया था, एक आयोग तैयार कर दिया गया था, एक गठन किया गया था, एक समिति बनाई गई थी जिसका नेतृत्व करता था जे.सी. शाह। कौन थे, जे.सी. शाह थे। और इस आयोग में 3 सदस्य थे, जे.सी. शाह, एन.एन. फिलिप और तीसरे थे एस. दत्त। तीसरे कौन थे, एस दत्त इसमें तीसरे सदस्य थे। और इसी आयोग को जे.सी. शाह आयोग भी बोला जाता है, शाह आयोग भी कहा जाता है। और इस आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, सीमा निर्धारण आयोग भी कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, सीमा निर्धारण आयोग भी कहा जाता है। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कब सौंप दी थी, 31 मई 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। और इस रिपोर्ट में क्या कर दिया था, एक सीमा निर्धारित कर दी थी, बस अब उस पर संसद की मोहर लगनी जरूरी थी। और संसद में इसी रिपोर्ट को पेश किया था 18 सितंबर 1966 को। कब, 18 सितंबर, सॉरी मैं यहां लिख रहा हूं, 18 सितंबर 1966 को संसद में इसको पेश किया था गुलजारी लाल नंदा ने। किसने, गुलजारी लाल नंदा ने इसको क्या किया था दोस्तों, संसद में इसको पेश कर दिया था। और संसद में इस पर क्या लग चुकी थी, मोहर लग चुकी थी, यानी यह पास हो चुकी थी। ठीक है, और 1 नवंबर 1966 को क्या कर दी गई थी दोस्तों, घोषणा कर दी गई थी। और जो पंजाब से 35.18%, कितना, 35.18% पंजाब का हिस्सा अलग कर दिया गया था। और वही किस नाम से जाना जाता है, आज हरियाणा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा के नाम से जाना जाता है। जो 18वें संविधान संशोधन में 17वां राज्य बनकर क्या हो चुका था, तैयार हो चुका था। अब प्रॉब्लम थी राजधानी की। पंजाब भी राजधानी मांग रहा था, चंडीगढ़, और हरियाणा भी। और चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, यूटी बना दिया गया था। तो हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था। ठीक है, और 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ क्या बनी थी दोस्तों, यूनियन टेरिटरी बनी थी। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी अकेली चंडीगढ़ ही नहीं थी, हिमाचल प्रदेश भी उसको क्या, हिमाचल प्रदेश को भी क्या बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है, और बाद में वही हिमाचल प्रदेश 1972 में क्या बनता है, राज्य बनता है दोस्तों। तो इसकी बाकी डिटेल करेंगे हम आगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, इसमें उस समय कितने राज्य थे, क्या कुछ हुआ था, सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिले में थी, कितने जिले थे, ठीक है, सब जिक्र करेंगे। तो ये था हरियाणा गठन का राजनीतिक विकास जो अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ में अच्छे से आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।